जय हिंद। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम्स का जीएस पेपर का पूरा हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। यानी ये 4/6/2023 को आयोजित 32वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा जो प्रारंभिक हुई थी उसमें दो पेपर होते हैं, जीएस और लॉ। जीएस घंटे का और पूर्णांक जो रहता है 100 मार्क्स का रहता है। तो आज हम लोग जीएस पेपर देखेंगे, सामान्य अध्ययन से संबंधित देखेंगे ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। तो हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट बी है, यहाँ लिखा हुआ है, जो बुकलेट सीरीज है बी है। जो दिए हैं एग्ज़ाम उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो नहीं दिए हैं और जो सिविल की तैयारी करते हैं बीपीएससी या कोई अदर एग्ज़ाम का भी, उनको भी ये काम आएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण है। ये ना समझिएगा कि केवल जुडिशियल सर्विसेज के जो तैयारी करते हैं उनके लिए है। ये जीएस पेपर है, जनरल स्टडी, तो ये सभी जगह पूछेंगे। इसलिए आप लॉ बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, आप इस पेपर को ज़रूर देखिए। लॉ पेपर भी अपलोड किया जाएगा जल्द ही, तो लॉ पेपर में है तो लॉ वाले स्टूडेंट देखेंगे तो उन्हीं को फ़ायदा होगा, लेकिन जीएस पेपर सभी का फ़ायदा होगा। आप देखिएगा कि सिविल देते हैं बीपीएससी का, उसमें भी इसमें क्वेश्चन ये आएंगे, या कई बीपीएससी द्वारा जो कंडक्ट कराए जाते हैं डिफरेंट टाइप के पोस्ट, तो उनमें काम आएंगे। हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 का चैंपियन देश था। ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का चैंपियन देश था। जहाँ आवश्यकता पड़ेगा हम लोग एक्स्ट्रा भी नॉलेज देखते रहेंगे, और बीपीएससी के जो आंसर की दिया है उसमें रिमार्क्स भी दिया है, उसका भी हम लोग देखते रहेंगे। तो रिमार्क्स में दिया है कि अर्जेंटीना वॉन दी फीफा वर्ल्ड कप 2022 फॉर द थर्ड टाइम, डिफीटेड फ्रांस इन द फाइनल। यानी फ्रांस को तीसरी बार हराकर अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का जीता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 31 जनवरी 2023 को आयोजित एक समारोह में विजिट इंडिया ईयर 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है श्री कार्ति चिदम्बरम, श्री सुमंत सिन्हा, श्री अमित शाह, श्री जी किरण रेड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री जी किरण रेड्डी। श्री जी किरण रेड्डी द्वारा 31 जनवरी 2023 को आयोजित एक समारोह में विजिट इंडिया ईयर 2023 का शुभारंभ किया गया था। अगला देखते हैं। भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2023 का समापन 8 फरवरी को हुआ। ऑप्शन है बेंगलुरु में, हैदराबाद में, गुवाहाटी में, जोधपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में 8 फरवरी को भारतीय ऊर्जा सप्ताह का समापन हुआ था। ये जो हुआ था इंडिया एनर्जी वीक 2023, ये 6 से 8 फरवरी के बीच हुआ था बेंगलुरु में। अगला देखते हैं। 6 से 8 जनवरी 2023 को पणजी में आयोजित पर्पल फेस्ट किसके कल्याण का उत्सव था? ऑप्शन है शहरी लोगों का, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का, विकलांग लोगों का, ग्रामीण लोगों का। तो इसका आंसर हो जाएगा विकलांग लोगों का। 6 से 8 जनवरी 2023 को पणजी में आयोजित पर्पल फेस्ट विकलांग लोगों के कल्याण का उत्सव था। अगला देखते हैं हम लोग। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि थे। ऑप्शन है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा,
बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि थे। अगला देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने लिथियम के संभावित जमाव की पहचान की है। ऑप्शन है 6.2 मिलियन टन, 5.8 मिलियन टन, 5.9 मिलियन टन और 6.1 मिलियन टन। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.9 मिलियन टन। भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने लिथियम के संभावित जमाव की पहचान की है, उसका जो है 5.9 मिलियन टन है। अगला देखते हैं। अप्रैल 2023 में भारत में कितने आईआईटी थे? ऑप्शन है 26, 23, 24, 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 23। अप्रैल 2023 में भारत में 23 आईआईटी थे। इसको 2023 या 2023 याद ऐसे कर सकते हैं, अप्रैल तक ये डेटा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मनोज कुमार, गिरीश चंद्र मुर्मू, अजय बंगा, BVR सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इनकी जो नियुक्ति हुई थी 25/2/2023 को। अगला हम लोग देखते हैं। भारत में अप्रैल जनवरी 2022-23 में कुल निर्यात वस्तु और सेवाओं की वृद्धि थी लगभग। ऑप्शन है 21.89%, 17.33%, 30%, 80.51%। तो इसका आंसर हो जाएगा 17.33%। यानी भारत में अप्रैल जनवरी 2022-23 में कुल निर्यात वस्तु और सेवाओं की वृद्धि जो हुई थी 17.33% हुई थी लगभग। थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसमें डेट दिया है रिमार्क में बीपीएससी के आंसर के अनुसार 15/2/2023। ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ इन अप्रैल टू जनवरी 2022-23 इज 17.33%। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अपने सभी चालू मैनहोलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य है। ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल भारत का ऐसा पहला राज्य है जो अपने सभी चालू मैनहोलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीकी का उपयोग करने वाला है। अगला हम लोग देखते हैं। फुटबॉल के दिग्गज पेले का 29 दिसंबर 2022 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के थे? ऑप्शन है ब्राजील, फ्रांस, अर्जेंटीना, जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील।
ब्राजीलियन फुटबॉलर पेले का 29 दिसंबर 2022 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला देखते हैं हम लोग। सरकार की किस प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है कुलीन तंत्र, राष्ट्रपति प्रणाली, राजशाही, संसदीय प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। अगर आप इंग्लैंड में जाते हैं तो जो संसद है ये वेस्टमिंस्टर मॉडल के क्षेत्र में है, इसीलिए इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें और अगर जानकारी देखें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इज लोकेटेड इन द वेस्टमिंस्टर प्लेस एंड इट इज कॉल्ड वेस्टमिंस्टर मॉडल्स ऑफ गवर्नमेंट। बीपीएससी द्वारा अब जो आंसर किया रहा है उसमें आप देखिएगा कि रिमार्क में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ रह रहा है, उसमें दिया रहा है, तो उसको भी ज़रूर आप देखिए। यहाँ हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। पितृपक्ष मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है फल्गु, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा फल्गु। ये पितृपक्ष मेला जो फल्गु नदी है ये बिहार में है, बिहार के गया जिला में लगता है। तो पितृपक्ष मेला फल्गु नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। कौन सा देश एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का मेजबानी करेगा? ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, कतर, नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा कतर। कतर एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का मेजबानी करेगा। अगला हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला के लेखक कौन थे? ये बीपीएससी में कई बार पूछा है, आप सिविल के उठा के देखिएगा तो इसमें ये मधुशाला पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन है कबीरदास, मुंशी प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला है। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन है जो अमिताभ बच्चन के पिता का नाम है। अगला हम लोग देखते हैं। 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई? ऑप्शन है युवा ऐप, डिजी लॉकर ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, प्रहरी ऐप। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रहरी ऐप। प्रहरी ऐप 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, उसका नाम था प्रहरी ऐप। अगला देखते हैं। जनवरी 2023 में भारतीय सेना ने त्रिशंकारी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, उत्तरी बंगाल, हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी बंगाल। उत्तरी बंगाल क्षेत्र में जनवरी 2023 में भारतीय सेना ने त्रिशंकारी प्रहार प्रशिक्षण संयुक्त प्रशिक्षण था आयोजित किया गया था। इफ्को
नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। झारखंड राज्य में इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट की आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए यूथ 20 इंडिया समिट की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बड़ौदा का महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा का महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय। बड़ौदा का महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय पर्यावरण संरक्षण के लिए यूथ 20 इंडिया समिट की मेजबानी करेगा। अगला देखते हैं हम लोग। दिसंबर 2022 में विज्ञान और अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है हरिओम श्रीवास्तव, प्रभुचंद्र मिश्रा, डॉक्टर कनक शाह, सलीम अली। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभुचंद्र मिश्रा। प्रभुचंद्र मिश्रा को दिसंबर 2022 में विज्ञान और अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह, चंपा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। राजगृह मगध राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गद्य और पद दोनों में लिखा गया है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। गद्य पद को कहा जाता है इंग्लिश में प्रोज एंड पोएट्री। अगला हम लोग देखते हैं। भारतीय नेपोलियन किसे कहा गया है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन या भारतीय नेपोलियन भी कहा गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछता है, बहुत बार। ये मैक्सिमम आप पीसीएस और एसएससी रेलवे बैंकिंग में देखिएगा तो बहुत बार पूछा हुआ है। ये समुद्रगुप्त का जो भारतीय नेपोलियन या भारत का नेपोलियन इसी को कहा जाता है। इसको रिमार्क में दिया है समुद्रगुप्त बिकॉज ऑफ हिज एक्सटेंसिव कॉन्सिक्वेंस इज नो एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ जीवनी है, लेखक के नाम है। ए में है हर्ष चरित्र बाणभट्ट, बलाल चरित आनंद भट्ट, बुद्ध चरित अश्वघोष, कुमारपाल चरित संध्याकर नंदी। तो इसका जो इसमें सुमेलित बताना है तो सुमेलित डी नहीं है। हर्ष चरित्र जो है पुस्तक इस बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, और बलाल चरित्र जो पुस्तक है ये लिखा गया है आनंद भट्ट द्वारा, और बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष द्वारा लिखा गया है, और कुमारपाल चरित्र जो है ये लिखा गया है
हेमचंद्र सूरी द्वारा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये सब पुस्तक एकदम बढ़िया से याद रखेंगे क्योंकि ये कई बार पूछ देता है एग्जाम में। शिवाजी की राजस्व नीति थी रैयतबाड़ी, जमींदारी, मिर्सादारी, महालवाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये रैयतबाड़ी। रैयत का मतलब किसान होता है। अब महालवाड़ी में महाल का मतलब गांव होता है। अब ब्रिटिश काल में देखेंगे रैयतबाड़ी, महालवाड़ी, स्तंभरारी बंदोबस्त वगैरह, अस्थाई बंदोबस्त। तो ये शिवाजी का क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजस्व नीति थी, तो ये थी रैयतबाड़ी। रैयत माने किसान होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम व्यवस्था का सही क्रम है? पहले ये समझिए कि आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार का होता है और जो पूरा जीवन है 100 वर्षों में विभाजित किया गया है और 25-25 वर्ष में ये डिवाइड है। कि जैसे इसका आंसर पहले देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम व्यवस्था का सही क्रम है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी या सन्यास। ये 25-25 यानी ऐसा माना गया था कि 100 वर्षों तक इंसान जीवित रहेगा तो उसको अलग अलग खंडों में बांटा गया था 25-25 वर्षों में। तो शुरू में आता है पहले ब्रह्मचर्य, इसमें पढ़ाई वगैरह कर लीजिए। गृहस्थ है, अपना शादी वगैरह कर लीजिए। इस तरह का ये चलता है। तो 4 आश्रम व्यवस्था है। कई बार पूछ देता है कि आश्रम व्यवस्था कितने हैं, तो 4 प्रकार के। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अगला हम लोग देखते हैं। गुजरात में सोमनाथ के मंदिर को किसने लूटा था? ऑप्शन है तैमूर लेन, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली। तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनी। महमूद गजनी ने गुजरात में स्थित सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। अगला देखते हैं। स्मृति ग्रंथों में विवाह के कितने प्रकारों का उल्लेख है? ऑप्शन है 10, 4, 6, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। स्मृति ग्रंथों में विवाह के 4 प्रकारों का उल्लेख है। अगला देखते हैं हम लोग। भोगपति कौन था? शाही महल का प्रभारी, एक क्षेत्रीय इकाई का राज्यपाल, एक विश्व का राज्यपाल, पुलिस अफसर। तो इसका आंसर हो जाएगा एक क्षेत्रीय इकाई का राज्यपाल। भोगपति एक क्षेत्रीय इकाई का राज्यपाल होता था। अगला देखते हैं। प्राचीन भारत में क्षेत्रज पुत्र किसे कहा जाता था? ऑप्शन है नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र, अनुलोम विवाह से उत्पन्न पुत्र, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न पुत्र, गंधर्व विवाह से उत्पन्न पुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र। नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र को प्राचीन भारत में क्षेत्रज पुत्र के नाम से जाना जाता था। अगला देखते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजारों को कौन नियंत्रित करता था? ऑप्शन है वजीर ए मंडी, अमीर ए मंडी, शाहना ए मंडी, मलिक ए मंडी। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहना ए मंडी। शाहना ए मंडी अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजारों को नियंत्रित करने वाला अधिकारी होता था। आप मार्केट कंट्रोल पॉलिसी देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का, काफ़ी उन्नत था। और ये दिल्ली के रेंज में आप इसमें देखेंगे कि काफ़ी और ये सक्सेस भी हुआ था। इसकी गुप्तचरी भी व्यवस्था और दाग हुलिया व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी का काफ़ी मजबूत था, जिसको आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि शेर शाह सूरी
और अकबर ने भी अपनाया था दाग और हुलिया व्यवस्था। तो इसी से ऐसे बोरोइंग के रूप में माना जाता है कि इसको लिया गया था उधार के रूप में। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख में अशोक ने दूसरे संप्रदायों को भी आदर करने को कहा है? ऑप्शन है 12वां, 6वां, 10वां, 11वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 12वां। 12वें शिलालेख में अशोक ने दूसरे संप्रदायों को भी आदर करने को कहा गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, किसके उपदेशों ने समाज में निम्न जातियों और स्त्रियों के स्तर को ऊंचा उठाया? ऑप्शन है चंद्रबदाई, चैतन्य, रामानंद, अगस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद के उपदेशों ने समाज में निम्न जातियों और स्त्रियों के स्तर को ऊंचा उठाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के वह स्थल है जहां से एक कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। अगला देखते हैं हम लोग, किसने अकबर को भारत में राज करने वाला उदात्त सम्राट बताया? ऑप्शन है सुजान राय खत्री, स्टेनले लेनपुन, अब्दुल कादिर बदायूनी, मुतामिद खां। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेनले लेनपुन। स्टेनले लेनपुन ने अकबर को भारत में राज करने वाला उदात्त सम्राट बताया था। ये बताने वाला लेनपुन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता के गुफा चित्र अधिकांशतः किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है आजीवक, बौद्ध, जैन, हिंदू। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध। अजंता के गुफा चित्र अधिकांशतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसने अपनी बहुत सी प्रेम कविताओं को भगवान कृष्ण को समर्पित किया? ऑप्शन है भूषण, अब्दुल रहीम, तुलसीदास, रसखान। तो इसका आंसर हो जाएगा रसखान। रसखान ने अपने बहुत सी प्रेम कविताओं को भगवान कृष्ण को समर्पित करके लिखे थे। ये रसखान थे। अगला हम लोग देखते हैं, सर्वाधिक प्राचीन भारतीय दर्शन का रूढ़िवादी स्कूल किसको माना जाता है? ऑप्शन है मीमांसा, न्याय, सांख्य, योग। तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य। सांख्य जो दर्शन है ये सबसे प्राचीन दर्शन है और इसको रूढ़िवादी स्कूल भी माना जाता है। इसे याद रखेंगे। टोटल दर्शन 6 है जिसको षड दर्शन भी कहा जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति हिंदू मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। यह किसने कहा था? ऑप्शन है सर जॉन शीले, सर जेम्स ऑटरम, सर जॉन लॉरेंस, एलियार रिज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सर जेम्स ऑटरम। सर जेम्स ऑटरम 1857 की क्रांति के संबंध में एक प्रसिद्ध वक्तव्य दिया कि यह जो 1857 की क्रांति है हिंदू मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। ये स्टेटमेंट है सर जेम्स ऑटरम का। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अनुशीलन समिति ... के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन है क्रांतिकारियों द्वारा, उदारवादियों द्वारा, उग्रवादियों द्वारा, स्वराजवादियों द्वारा।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रांतिकारियों द्वारा। अनुशीलन समिति क्रांतिकारियों के द्वारा स्थापित की गई थी। ये खुद क्रांतिकारी समिति थी, ये अनुशीलन समिति। अगला हम लोग देखते हैं, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किस नाम से संस्कृत लेखों को फारसी में अनुवाद करवाया? ऑप्शन है फतवा ए जानदारी, दलाइल ए फिरोजशाही, तारीख ए फिरोजशाही, फुतूहत ए फिरोजशाही। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दलाइल ए फिरोजशाही। दलाइल ए फिरोजशाही के नाम से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत लेखों को फारसी में अनुवाद करवाया था। अगला हम लोग देखते हैं, किस वर्ष भारतीय यानी नागरिक सेवा की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन है 1858, 1878, 1875, 1876, 1877। तो इसका आंसर हो जाएगा 1876। 1876 वो वर्ष है जिसमें नागरिक सेवाओं यानी सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। समझिए, ब्रिटिश काल में इतनी शोषण होता था कि भारतीयों को सिविल सर्विसेज में जाना नामुमकिन कर दिया गया था। ये देखिए कि 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था 1876 के वर्ष में। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सी है कि जो सुमेलित नहीं है, पुस्तक है और फारसी में अनुवाद है। लीलावती अबुल फजल, महाभारत नकीब खान, रामायण अब्दुल कादिर बदायूनी एवं शेख सुल्तान, अथर्ववेद हाजी इब्राहिम सरहिंदी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा लीलावती अब्दुल फजल, ये जो है सुमेलित नहीं है और ये सभी सुमेलित है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये तीनों का बी सी डी को याद रखेंगे कि महाभारत का फारसी में अनुवाद नकीब खान द्वारा, रामायण का अब्दुल कादिर बदायूनी एवं शेख सुल्तान द्वारा और अथर्ववेद का हाजी इब्राहिम सरहिंदी द्वारा किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, लाहौर में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया था। वर्ष है, ऑप्शन है इसमें 1930 में, 1928 में, 1927 में, 1929 में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ये यूपीएससी से लेकर पीसीएस और सभी जगह ये पूछता है किसी न किसी रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 में। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए कई जनरेट हो रहा है। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। इसमें क्या मांग रखी गई थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी। प्रस्ताव पारित किया गया था और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। ये भी याद रखेंगे। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। 1928 में वो अध्यक्षता किए थे। अगला हम लोग देखते हैं, 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम किसने पास किया था? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पास किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
निम्नलिखित में से कौन से यहाँ बताना है कि सुमेलित नहीं है? शासक और उनकी पत्नी का नाम बताना है। बताइए, पत्नी का भी नाम कई बार पूछ देता है, शासक और उनकी पत्नी। इसमें कौन से सही नहीं है बताना है। ऑप्शन है ए में अकबर, रुकैया सुल्तान बेगम, इल्तुतमिश, शाह तुर्कान, हुमायूं, गुलबदन बानो बेगम और शेर शाह लॉर्ड मलिका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हुमायूं गुलबदन बानो बेगम। ये सुमेलित सही नहीं है और सभी सुमेलित सही है। तो ये सभी याद जरूर रखिएगा कि अकबर के पत्नी का नाम था रुकैया सुल्तान बेगम, इल्तुतमिश की पत्नी का नाम था शाह तुर्कान या तुर्कन, और शेर शाह की पत्नी का नाम था लॉर्ड मलिका, और हुमायूं का बहन जो थी गुलबदन बानो बेगम थी, जिसका हुमायूं नामा पुस्तक लिखी थी। तो ये बहन थी, याद रखिएगा, हुमायूं की। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा डाउट मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। इसमें ऑप्शन है 11 मार्च 1931 में, 11 मार्च 1930 में, 10 मार्च 1930 में और 12 मार्च 1930 में। लेकिन बीपीएससी ने जो आंसर की जारी किया है उसमें इसको 11 मार्च 1930 माना है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ करने का निर्णय जो लिया था 11 मार्च 1930 को लिया था। और महात्मा गांधी का दांडी मार्च जो प्रारंभ हुआ था 12 मार्च से, अहमदाबाद से लेकर आप दांडी तक की यात्रा देखेंगे तो 6 अप्रैल तक चला था। टोटल 24 दिन लगा हुआ था इसमें। तो इसको प्रारंभ करने का दिन जो है या क्वेश्चन के अनुसार 11 मार्च 1930 है। दांडी यात्रा प्रारंभ करने का निर्णय महात्मा गांधी द्वारा लिया गया था। और इसमें रिमार्क में बीपीएससी ने दिया है कि महात्मा गांधी फाइनली डिसाइडेड ऑन 11 मार्च 1930 दैट ही वुड स्टार्ट द दांडी मार्च। ये रिमार्क में बीपीएससी का आंसर की का था। अगला हम लोग देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? ये बीपीएससी के सिविल की देखिएगा तो इसमें पूछा हुआ है कई बार। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम है। अगला देखते हैं, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है विलियम वेडरबर्न, विलियम जोन्स, जेम्स मिल, जॉन प्रिंसेप। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका कभी कभी नाम आ जाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो बात वही है, सेम क्वेश्चन है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन यहाँ जेम्स प्रिंसेप है। ये 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफल हुआ था। इसको याद रखेंगे, जो अशोक की ब्राह्मी लिपि थी तो इसको पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सफल ऐसे माना जाता है। ये ब्रिटिश स्टाफ था जो भारत में आया हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संगठन और स्थापना वर्ष बताना है। वेद समाज 1864, रहनुमाई मजदायसन सभा 1851, साइंटिफिक सोसाइटी 1860 और रामकृष्ण मिशन 1897। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है, सी, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1860 में नहीं की गई थी। इसकी स्थापना जो की गई थी 1864 में और ये सर सैयद अहमद खां द्वारा की गई थी।
और सभी सही है, ये ए बी और डी सही है। तो इसको याद रखिएगा कि वेद समाज की स्थापना 1864 में की गई थी। रहनुमाई मजदायशान सभा की स्थापना 1851 में और रामकृष्ण मिशन 1857 में इस की गई थी, 1897 में की गई थी। ये रामकृष्ण मिशन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पे स्थापित किए थे रामकृष्ण मिशन 1897 में। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन गीता रहस्य के लेखक है? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किए थे। अगला हम लोग देखते हैं। शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सावित्री बाई फुले, रमाबाई, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा रमाबाई। रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की थी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको बार बार 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि यह रिपीट क्वेश्चन करेगा। फिर कई एग्ज़ाम में आप जाइएगा, जैसे बीपीएससी के आगे जो एग्ज़ाम है 69वीं इंटीग्रेटेड 69, तो उसमें भी कई क्वेश्चन आप देखेंगे इसी में से आ जाएंगे। तो इसको ज़रूर आप 2-3 बार देखिए। और आप बीपीएससी के जितने एग्ज़ाम होता है उसमें आप देखेंगे कि रिपीटेड कुछ क्वेश्चन रहता है, तो उसको अनुसार देखते हुए आप ज़रूर इसको देखिए। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस ऋग्वैदिक देवता का उल्लेख बोगाज कोई अभिलेख में नहीं है? क्वेश्चन में ज़रूर देखिए कि है और नहीं है। कई बार क्वेश्चन जानते हुए गलती इसलिए होता है कि लास्ट तक हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं और आगे लगा देते हैं उसका ऑप्शन, और बाद में देख पता चलता है जब क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन नहीं था। तो ये चीज़ देखना है कि क्वेश्चन में नहीं है या है क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो ज़रूर देखना है। तो इसमें है कि इनमें से किस ऋग्वैदिक देवता का उल्लेख बोगाज को या अभिलेख में नहीं है? ऑप्शन है अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि। अग्नि ऋग्वैदिक देवता का उल्लेख बोगाज को या अभिलेख में नहीं मिलता है, और ये सभी का मिलता है। इंद्र, वरुण और मित्र का उल्लेख मिलता है, इसे भी याद रखेंगे। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? ऑप्शन है जलालुद्दीन खलजी, रजिया बेगम, बुगरा खां, कैकोबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा कैकोबाद। कैकोबाद बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था। बलबन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलाया था, नौरोज त्यौहार वगैरह, और ये अपने आप को अफरासियाब वंशज मानता था। ये राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत ये देखिएगा, ये मेडाइवल हिस्ट्री में बलबन आता है। तो बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली का जो सुल्तान बना था उसका नाम था कैकोबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाणिनि कौन था? ऑप्शन है कर, सामुद्रक, गणितज्ञ, व्याकरण और भूवैज्ञानिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्याकरण। पाणिनि जो था एक व्याकरण इससे संबंधित जानकार था, यानी पाणिनि वाज ए ग्रामेरियन। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता निम्नलिखित में से किसे मापी जाती है? ऑप्शन है मल्टीमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, सिस्मोग्राफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ।
सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। अगला देखते हैं, सूची के अनुसार दिया है, सुमेलित बताना है कि सूची 1 और 2 में। इसमें है कि स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, लक्स मीटर और थर्मामीटर। सूची 2 में है हृदय स्पंदन सुनने के लिए, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, रक्तचाप मापने के लिए, ताप मापने के लिए। तो इसको थोड़ा हम लोग मिलान करके देखते हैं। तो स्टेथोस्कोप का जो उपयोग किया जाता है, आप डॉक्टर वगैरह के पास देखे होंगे कि वो छाती वगैरह पे लगाते हैं और कान में अपने लगा के, या जो मरीज रहता है उसके छाती पे रखते हैं और वो देखते हैं कि धड़कन वगैरह। तो स्टेथोस्कोप उसी को कहा जाता है। ये हृदय स्पंदन सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है, ये रक्तचाप मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। और लक्स जो मीटर होता है, ये प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और थर्मामीटर, इसका उपयोग किया जाता है ताप मापने के लिए। अगर फीवर वगैरह है तो आप देखिएगा कि मुंह में या कांख में लोग, डॉक्टर कहते हैं कि वहाँ से अपने रखिए कुछ समय तक, ताकि वो टेम्परेचर पता चल जाए। तो थर्मामीटर वही होता है, थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है ताप मापने के लिए। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ऑप्शन है पावर सप्लाई, ज्वलन, लेजर, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, परिवर्तित होती है या परिवर्तन होता है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा। थोड़ा सी और इसमें जान लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इसी को कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एंड कन्वर्टिंग लाइट या सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ऑफ लीव्स। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अभिकथन और कारण बताया गया है। अभिकथन में है, एक घूर्णन मंच पर खड़ा व्यक्ति अचानक अपनी बाहों को फैलाकर मंच को सीधा कर देता है। कारण दिया है कि एक व्यक्ति के बाहों को फैलाने से इसका जड़त्व गुण बढ़ जाता है तथा कोणीय वेग घट जाता है। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों असत्य है। बी में है कि अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य है। सी में है कि अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण आर जो है असत्य है, और अभिकथन आर असत्य है परंतु कारण आर सत्य है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है अभिकथन कि एक घूर्णन मंच पर खड़ा व्यक्ति अचानक अपनी बाहों को फैलाकर मंच को धीमा कर देता है, कारण है कि एक व्यक्ति के बाहों को फैलाने से इसका जड़त्व या घूर्ण जो है बढ़ जाता है और कोणीय वेग घट जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह, ऑप्शन है ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, किसी भी ऊंचाई पर घूमता है, स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, घूमता नहीं है, स्थिर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। भू स्थिर उपग्रह जो है स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। इसमें थोड़ा और जान लेते हैं। जियो स्टेशनरी इसी को कहा जाता है, भू स्थिर उपग्रह को। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर दो सैटेलाइट्स whose rotation speed is same as the rotation speed of earth।
या इट एक्सिस, दिस पार्टिकुलर स्पीड कैन ओनली बी achieved when its orbit is at a constant height nearly 36,000 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस टू और सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो ऊंचाई पे रहता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह को सेट किया जाता है। और भू स्थिर उपग्रह जो है स्थिर ऊंचाई पर जाता है और वहाँ घूमते रहता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया है, बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ए में है TFT मॉनिटर, प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस, माउस, मेमोरी डिवाइस और पेन ड्राइव डाटा स्टोरेज डिवाइस। और इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा माउस, मेमोरी डिवाइस। ये सुमेलित नहीं है और सभी सुमेलित है। जिसे TFT जो है मॉनिटर, प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस होता है, माउस मेमोरी डिवाइस नहीं होता है, और पेन ड्राइव डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है। आप पेन ड्राइव में कोई भी डेटा कलेक्ट करके रख सकते हैं। प्रिंटर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है, ये जीरोक्स वगैरह आप देख सकते हैं, इसे निकाला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये UPSC से लेकर नीचे सभी एग्जाम में पूछा हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ऑप्शन है अम्लीय वर्षा को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय करार, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय करार, सी में है वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय करार, और डी में नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग शुरू करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय करार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय करार है, ये क्योटो प्रोटोकॉल। आगे थोड़ा इसमें जानते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको कहा जाता है UNFCCC। बाय कमिटिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड countries and economies in transfer to limit and reduce GHG यानी ग्रीन हाउस गैस इमिशन in accordance with agreed individual targets। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है UNFCCC के अंतर्गत है, और ये इसका मेन उद्देश्य है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय करार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? ऑप्शन है IBM चिप, परम 10,000, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर एक सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, उसको कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंसुलिन का कार्य है, ऑप्शन है रुधिर शर्करा को घटाना, रुधिर नलिकाओं को संकुचित करना, सुनने की क्षमता बढ़ाना, रुधिर शर्करा को बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा रुधिर शर्करा को घटाना। इंसुलिन का जो कार्य है वो है कि रुधिर शर्करा को घटाना। अगला हम लोग देखते हैं। सोल्डरिंग आयरन के मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन है Cu+Sn, Pb+Sn, Pb+Zn और Cu+Al। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, Pb+Sn सोल्डरिंग आयरन के मुख्य घटक माना जाता है। अगर इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि मेन जो कंपोनेंट्स ऑफ सोल्डरिंग आयरन होता है ये लेड यानी Pb और जो Sn यानी टीन से ये बनता है। इसमें
टीन और लेड हैज लो मेल्टिंग पॉइंट 232 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री सेल्सियस, अदर हैव हाई एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ये रिमार्क्स में दिया हुआ है बीपीएससी के आंसर की में। अगला हम लोग देखते हैं, सूची के अनुसार 1 और 2 दिया हुआ है। इसमें बताना है कि मरकरी, सिलिकॉन, सोडियम क्लोराइड, नाइक्रोम। सूची 2 में सेमीकंडक्टर, मैनोमीटर, नमक, प्रतिरोध तार। ये कौन क्या है बताना है इसमें, और नीचे कूट के अनुसार ये बताया गया है। तो हम लोग इसको मिलान करके देखते हैं। मरकरी जो होता है ये मैनोमीटर को ही कहा जाता है, और सिलिकॉन ये सेमीकंडक्टर भारत में भी काफ़ी चर्चा में था कि सेमीकंडक्टर की जो आयात किया जाता है उसको कम किया जाए, तो सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन को ही सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और सोडियम क्लोराइड जो होता है ये जानते हैं कि नमक का ये सूत्र है, तो सोडियम क्लोराइड जो NaCl होता है ये नमक का सूत्र है। और नाइक्रोम जो है काम है इसका प्रतिरोध तार में इस्तेमाल किया जाता है नाइक्रोम का। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमिलित के अनुसार ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु को किरासन तेल में रखना आवश्यक है? ऑप्शन है सिल्वर, स्वर्ण, सोडियम, क्रोमियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम वह धातु है जिसको किरासन तेल में रखा जाता है, किरोसिन तेल ऑयल में रखा जाता है सोडियम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहद में निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन है लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज और माल्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज शर्करा सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है शहद में, यह फ्रुक्टोज है। इसमें थोड़ा सी विस्तार से जान लेते हैं कि इसको हनी जो होता है, हनी कंटेंस नियरली 40% यानी 40% फ्रुक्टोज। अदर ऑप्शन आर आइदर ऑब्सेंट या प्रेजेंट इन टेस्ट इन हनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेशम कीट पालन को कहते हैं? ऑप्शन है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। सेरी माने रेशम होता है, और रेशम कीट के पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, DDT का पूर्ण रूप है? ऑप्शन है डाइऑक्साइड ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइइथेन टोलुइन, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन और डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरीमीथेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी DDT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। सी आंसर हो जाएगा DDT का। ये कीटनाशक है DDT। यहाँ सूची दिया हुआ है, सूची 1 और 2, और नीचे कूट के अनुसार बताना है कि कौन इसका सही होगा। तो हम लोग मैच करते हैं और मैचिंग के बाद देखते हैं कौन आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है विटामिन का नाम और इसमें कौन सी रोग होता है उससे संबंधित इसमें बताया गया है। तो हम लोग इसको मैच करते हैं। विटामिन सी, तो इसमें अगर विटामिन सी का अगर हम लोग बात करें तो ये स्कर्वी से संबंधित है। और विटामिन अगर हम लोग डी की बात करें तो डी जो हो जाएगा ये रिकेट्स से संबंधित है। और विटामिन बी वन जो है बेरी बेरी रोग से होता है, बेरी बेरी।
विटामिन B1 से हो जाएगा। और विटामिन ए रतौंधी, अगर रतौंधी हो गया तो समझिए कि विटामिन बी की कमी, रतौंधी अगर हो गया तो विटामिन ए की कमी है। और रिकेट्स अगर हो रहा है तो समझिए कि विटामिन डी की कमी है। तो धूप में रहना चाहिए। और धूप में इसका मतलब नहीं कि जून महीना में 2 बजे दिन में, ऐसा नहीं, सुबह मॉर्निंग में तो वहाँ पे विटामिन डी मिलता है और उससे हड्डी वगैरह मजबूत रहता है। कैल्शियम वगैरह जो हड्डी में रहता है वो काफ़ी मजबूत होता है। अगर कभी मान लीजिए कि हड्डी वगैरह में दर्द हो रहा है, कहीं चोट वगैरह लग गया है, तो आप क्या करिए कि मेडिकल स्टोर से कैल्शियम की दवाई खा सकते हैं। ऐसे चाहिए कि आप डॉक्टर से सलाह लें, लेकिन देखिएगा कि डॉक्टर उसमें जो दवा देगा उसमें कैल्शियम ही रहता है। हड्डी में अगर कहीं दर्द हो गया, जो दर्द या चोट वगैरह लग गया है तो फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार इसका 71 का जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ए का ए, बी का 3, सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओडोमीटर से मापा जाता है? ऑप्शन है वेग, दाब, लंबाई, दूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी। दूरी ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। आप देखे होंगे कि जैसे ऑटो वगैरह में कहीं जाते हैं तो उसके पीछे एक मीटर लगा रहता है जिस साइड आप बैठते हैं, और वो कहता है कि मीटर के अनुसार चलेंगे इतना रुपया लेंगे। तो वहीं ओडोमीटर यंत्र होता है जो कि दूरी मापता है कि इतना दूर आ गए तो इतना रुपया, अपने दूरी के अनुसार जो भी पैसा लेता है। तो उसी को जो मशीन लगा रहता है यंत्र, उसी को ओडोमीटर कहा जाता है। वो दूरी मापने का यंत्र होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डॉट डॉट होता है। ऑप्शन है 0 क्षेत्रफल, न्यूनतम घनत्व, अधिकतम घनत्व, कोई घनत्व नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम घनत्व। पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम घनत्व डेंसिटी होता है। मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है पानी का वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब क्वेश्चन में जरूर आप पढ़िए कि है या नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस यानी GHG नहीं है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है GHG नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये सभी है। तो इसको याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन को GHG कहा जाता है, यानी ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन है टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का, लेड का, कॉपर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ये टंगस्टन का। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। बिना चिपकने वाला खाना बनाने के बर्तन लेपित रहते हैं। पॉलीस्टाइरीन से, PVC से, टेफलॉन से, काला पेंट से। तो इसका आंसर हो जाएगा टेफलॉन से। बिना चिपकने वाला जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं उसको टेफलॉन से लेपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग सोडा का आम नाम है। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का जो आम नाम है उसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। भारी जल है। ऑप्शन है ट्रिटियम ऑक्साइड, PH7, बारिश का पानी और ड्यूटीरियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। भारी जल जिसको हेवी वाटर कहा जाता है, इसका नाम जो है ड्यूटीरियम ऑक्साइड है और सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र D2O होता है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि डी क्या है।
डी तो कोई एलिमेंट्स है नहीं, आवर्त सारणी में डी कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो डी क्या है, तो डी जो है समस्थानिक है। और वो जो होता है हाइड्रोजन का, तो ये भारी जल का जो सूत्र होता है वो D2 होता है, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और डी जो है समस्थानिक है हाइड्रोजन का, इसे याद रखेंगे, क्योंकि ये कोई एलिमेंट नहीं है डी। आप देखिएगा कि डी कोई शॉर्ट, जैसे एच है तो एच हाइड्रोजन होता है, तो डी कोई एलिमेंट्स नहीं है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन को पहचानते हैं। ऑप्शन है बाइक्यूरेट परीक्षण द्वारा, डीएनपी परीक्षण द्वारा, बेनेडिक्ट परीक्षण द्वारा, मॉलिस परीक्षण द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाइक्यूरेट परीक्षण द्वारा। प्रोटीन की जो पहचान होती है बाइक्यूरेट परीक्षण द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की आकृति मानव की आंख पर कहाँ बनती है? ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना पर। किसी वस्तु की आकृति मानव की आंख जो रेटिना होती है वो वहाँ बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है आवृत्ति, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर फिजन। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको हिंदी में कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, इससे संबंधित 2 क्वेश्चन पूछा गया है। संलयन एक परमाणु, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर। उसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक फिजन होता है। तो हाइड्रोजन बम जो सिद्धांत है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है, नाभिकीय संलयन जिसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे तेज चलती है। ऑप्शन है वैक्यूम में, ठोस में, तरल में, गैस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस में। ध्वनि तरंग जो है सबसे अधिक अगर तेज चलती है तो ठोस में। शून्य में या वैक्यूम जो होता है उसमें तो ध्वनि जा ही नहीं सकती है। आप अगर पानी में स्नान करते हैं जैसे तालाब वगैरह में, तो देखिएगा कि जब बूढ़ी मारिएगा कोई दूसरा आदमी ईंटा लेकर एक दूसरे पत्थर को ठन ठन करेगा तो वो आवाज़ सुनाई देता है। तो ठोस में जो होता है ध्वनि तरंग बहुत तेज होता है अपेक्षा तरल और गैस के, और वैक्यूम में तो चलता ही नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा बनती है फिजन प्रक्रिया द्वारा, एक्सप्लोजन प्रक्रिया द्वारा, संकुचन प्रक्रिया द्वारा, फ्यूजन प्रक्रिया द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजन प्रक्रिया द्वारा। जो हम लोग देखे थे पहले हाइड्रोजन वाला, तो उसी तरह का ये भी क्वेश्चन उसी पर आधारित है, वो क्वेश्चन पूछता है ये। तो सौर ऊर्जा जो बनती है ये फ्यूजन प्रक्रिया द्वारा, इसको नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहते हैं। छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कहा जाता है सौर ऊर्जा बनाने की ये प्रक्रिया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया है, बीपीएससी द्वारा डिलीटेड, यानी डिलीट कर दिया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? ऑप्शन है आड़ू, प्लम, सेब, अंगूर, डेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सेब। सेब जो है सच्चा फल नहीं माना जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन है त्रिपुरा से, राजस्थान से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
और ये सभी से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर हम लोग 8 राज्यों की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य के नाम याद रखिएगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। पश्चिम से पूर्व हम बता रहे हैं, कई बार क्रम भी काम आ जाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे कर्क रेखा गुजरती है और उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 86 का, ये सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक लद्दाख श्रेणी का महत्वपूर्ण दर्रा है? ऑप्शन है जोजिला, ला माने दर्रा होता है, खरदुंगला, पोटुला, बनिहाल। तो इसका आंसर हो जाएगा खरदुंगला। खरदुंगला जो है ये लद्दाख श्रेणी की महत्वपूर्ण दर्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन एक भारत में नहीं है? ऑप्शन है कामेत, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलागिरी। धौलागिरी जो है हिमालय पर्वत की श्रेणी है जो कि भारत में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धौलागिरी ऐसे नेपाल में अवस्थित है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट में सबसे ऊंची शिखर है? ऑप्शन है कछार हिल, अनामुडी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट के सबसे ऊंचा शिखर है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक दरार घाटी से प्रभावित होती है? ऑप्शन है ताप्ती, महानदा, तुंगभद्रा और कृष्णा। यानी इसको दरार माने रिफ्ट घाटी से प्रभावित होती है बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी के सुने होंगे जो कि अरब सागर में गिरती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये जो है रिफ्ट घाटी से गुजरती है और होकर गुजरती है और एस्चुरी बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये भी याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन के अनुसार कि एक दरार घाटी से प्रभावित होती है वो है ताप्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लोक ताल, इसमें लोक कटक को लोक ताल लिखा है, लोकताल झील स्थित है? राजस्थान, केरल, उत्तराखंड, मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में लोककटक या लोकताल झील स्थित है। अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम का स्थान है? ऑप्शन है देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को कहा जाता है। और प्रयागराज में जो संगम है यहाँ पे गंगा, यमुना और ऐसा माना जाता है कि सतलुज, ये तीनों नदी का संगम है। तो संगम जो इलाहाबाद का है इसमें 3 नदी है और अलकनंदा और भागीरथी के जो मिलन स्थल है, एक अलकनंदा एक भागीरथी, उसको कहा जाता है जहाँ मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग। अगला हम लोग देखते हैं। ये यूपी पीसीएस में भी इससे संबंधित बहुत बार पूछा हुआ है सिविल में। वेनगंगा एवं पेनगंगा सहायक नदियां है? ऑप्शन है नर्मदा नदी की, गोदावरी नदी की, महानदी की, कृष्ण नदी की। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी की। वेनगंगा और पेनगंगा सहायक नदी जो है गोदावरी नदी की है। अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें बताना है सुमेलित नहीं है, खान है और किस राज्य में अवस्थित है बताना है।
ऑप्शन है बैलाडीला छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश, संदूर कर्नाटक, ओनामुंडी झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है, ये भी याद रखिए कि दंतेवाड़ा जो है छत्तीसगढ़ में है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है, तब बी आंसर हो जाएगा। और ये सभी सुमेलित है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, संदूर जो है कर्नाटक में, नोआमुंडी झारखंड में है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये तीनों बैलाडीला छत्तीसगढ़, संदूर कर्नाटक में है, और नोआमुंडी जो है खान ये झारखंड में है, और दंतेवाड़ा जो खान है ये छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से इसमें बताना है कि भारत राज्यों में से कपास का अग्रणीय उत्पादक है। ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है कपास के जो प्रोडक्शन में अग्रणीय राज्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक भारत में अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भारत में अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर थोड़ा इसमें और जान ले तो आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस 47% ऑफ द टोटल माइका प्रोड्यूस, माइका यानी अबरख। इस प्रकार ये आंध्र प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा अबरख का उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक अस्थल रुद्ध बंदरगाह है? ऑप्शन है तूतीकोरिन, मुंबई, विशाखापट्टनम, एन्नोर। तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है भारत का ये बंदरगाह है जो अस्थल रुद्ध बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्रक है। ऑप्शन है कोलकाता कोनगर, कोलकाता रिसड़ा, कोलकाता हावड़ा, कोलकाता मेदिनीपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता हावड़ा। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का जो केंद्रक है सेंटर, ये कोलकाता हावड़ा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर बताना है उत्तर मध्य रेलवे का। ऑप्शन है गोरखपुर, जबलपुर, हाजीपुर, प्रयागराज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्रयागराज, जिसका इलाहाबाद पहले नाम था, प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयागराज जो है उत्तर मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है? ऑप्शन है नगर निगम का अपशिष्ट, ज्वार, पवन, गर्म झरना। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्म झरना। गर्म झरना जो है एक भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है, यानी कि हॉट स्प्रिंग इज रिलेटेड टू द जियोथर्मल एनर्जी। इस प्रकार यहाँ 35वीं जुडिशियल सर्विसेज यानी बिहार जुडिशियल सर्विसेज पीटी का जो जीएस पेपर होता, जिसमें टोटल क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, यहाँ हम लोग 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक देखे हैं। और जल्द ही लॉ पेपर भी अपलोड किया जाएगा जिसमें 150 क्वेश्चन है। और ये ऑफिशियल आंसर की यानी बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की पर आधारित ये बताया गया है आंसर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जैसे क्वेश्चन आंसर अगर पीडीएफ चाहते हैं या किसी भी नोटिफिकेशन, नोटिस, वैकेंसी या और चीज़ जो सूचना चाहते हैं
तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको बहुत से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।